नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो वैश्विक पवन परिसंचरण है, या पवने आप इसको बोल सकते हो। बड़ा ही शानदार कंटेंट होने वाला है। सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश किया गया है। साथ ही में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को भी जो है ना वो देखते हुए चलेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि ये जो टॉपिक रहेगा आपके बहुत ही शानदार जो है ना वो समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जो है ना वो जरूर करेंगे। ठीक है ना। और लाइक आपको कंटेंट जो है ना वो अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठीक है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं शुरू में कि दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें कौन सी हैं, है ना। इनकी डिटेल से अपन नीचे बात करेंगे। केवल आपको एक प्रश्न दिया गया है कि इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, फिर अपन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें जो है ना वो आपकी कौन सी है, तो ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें हैं। तो इसमें 6 नंबर का आंसर है। ठीक है। ये यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्थायी पवनें कौन सी पवनें, स्थायी पवनें जो है ना वो कौन सी होती हैं, या ग्रही पवनें जो है ना वो आपकी कौन सी होती हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये केवल बेसिक है, कॉन्सेप्ट अभी आएगा। स्थायी या ग्रही या सनातनी या प्रचलित पवनें, मतलब ऐसी पवनें जो वर्ष भर निश्चित मार्ग पर जो है ना वो निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, वो पवनें आपकी कौन सी होती हैं, सनातनी, प्रचलित या ग्रही, या फिर कौन सी स्थायी पवनें होती हैं, जिनको प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं, परमानेंट विंड्स भी बोला जाता है, और आपकी प्लेनेटरी विंड्स भी बोला जाता है। और ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। व्यापारिक पवनें, सनमार्गी या ट्रेड विंड्स, ठीक है ना, पछुआ पवनें या वेस्टर्लाइज विंड्स है, और ध्रुवीय पवनें या फिर आपकी कौन सी पोलर जो विंड्स है ना वो होती हैं। ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर अपन चले तो यहां से शुरू करेंगे, है ना। यहां से इस प्रकार का प्रश्न भी है, फेरेल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं, है ना। आगे मैं बात करूंगा कि जो आपकी फेरेल का नियम जो है ना वो क्या कहता है, उसके आगे अपन चर्चा करेंगे भी। यहाँ आपको ध्यान में रखना है ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा क्या होती है, विक्षेपित होती हैं। ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा जहां से कॉन्सेप्ट आपका शुरू होगा, यहाँ से आपका जो है ना वो कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से जो है ना वो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। क्या है, पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाले बल है। पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाले बल हैं, या जो पवनें होती है ना वो इन 3 बलों का क्या होती है, परिणाम होती है। ठीक है ना। उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये दिया गया है कि पवनें जो है ना वो चलती क्यों है, तो वायुदाब जो होता है ना, उस वायुदाब में अंतर के कारण से हवा जो होती है उसमें क्षैतिज गति होती है। उस क्षैतिज गति को ही क्या बोला जाता है, आपका जो है ना वो पवन बोला जाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गति को ही क्या बोलते हैं, पवन जो है ना वो आपको कहा जाता है, या इसको पवन बोलते हैं। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब और कौन सा, निम्न वायुदाब। तो पवन कैसे चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है ना वो आपकी पवन चलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है आपका कि, है ना, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। मतलब पवनों की दिशा एवं गति को प्रभावित करने वाले 3 जो है ना वो आपके बल हैं, या ऐसे बोल दीजिए कि क्षैतिज जो पवनें होती है ना वो इन 3 बलों का परिणाम है। एक तो आपका दाब प्रवणता बल, एक घर्षण बल, और एक कौन सा, कोरियालिस बल। ठीक है। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को क्या करता है, नीचे की ओर जो है ना वो आपका प्रभावित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पवनों की दिशा एवं गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बल कौन से हैं, या क्षैतिज जो पवनें होती है ना वो कितने बलों का परिणाम होती है, इन 3 बलों का, है ना। दाब प्रवणता, घर्षण और कौन सा, कोरियोलिस बल का क्या है, आपका परिणाम है। ठीक है। कैसे है, एक प्रश्न देखिएगा, देखें इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न क्या है, पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं। तो एक तो कौन सा है, पृथ्वी का घूर्णन बल। पृथ्वी का घूर्णन बल का मतलब होता है पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर, जैसे ये पृथ्वी है
है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से क्या करती है, पूरब की ओर गति करती है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करने के कारण से जो आभासी बल उत्पन्न होता है वही कौन सा है, घूर्णन बल है। इसके बारे में सबसे पहले बताने का काम जो है ना वो कोरियालिस ने किया, इस वजह से इसको कोरियालिस बल भी बोलते हैं, विक्षेपित बल भी बोलते हैं। तो ये बल है ही आपका, फिर घर्षण बल भी है और कौन सा, दाब प्रवणता बल भी है। तो इसका कौन सा आंसर आया, तीनों ही विकल्प जो है ना इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ यहां से, कौन सा दाब प्रवणता या वायुदाब प्रवणता होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है भाई, एक तो कौन होता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र, एक कौन सा होता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, इनके बीच का जो अंतर है ना वही कौन है, दाब प्रवणता है ना, वही कौन है, दाब प्रवणता है। या एक उच्च वायुदाब और एक कौन सा, निम्न वायुदाब, इनके बीच का जो वायुदाब का अंतर है ना, या इनके बीच का जो वायुदाब का परिवर्तन है वही कौन है, आपका वायुदाब प्रवणता है, वही कौन है, वायुदाब प्रवणता है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं दो स्थानों का जो वायुदाब का अंतर है वही कौन है, आपका ये दाब प्रवणता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए स्थान है, यहाँ 990 मिलीबार वायुदाब है, ठीक है, फिर बी स्थान है, इसका जो है ना 980 मिलीबार क्या है, वायुदाब है। तो ये जो 10 मिलीबार का अंतर आ रहा है ना, यही आपका कौन है, वायुदाब प्रवणता है, यही कौन है, वायुदाब प्रवणता है। मतलब ए स्थान और बी स्थान के मध्य का जो वायुदाब का अंतर है वही आपका कौन है, दाब प्रवणता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिभाषा देख लो इसकी क्या होती है, परिभाषा क्या है, दाब प्रवणता का अर्थ है वायुदाब में परिवर्तन की दर। दाब प्रवणता का मतलब क्या होता है, वायुदाब में परिवर्तन की जो दर है वही आपका कौन सा है, दाब प्रवणता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता, या इसी को क्या बोलते हैं, बैरोमीट्रिक ढाल। बता चुका मैं, जैसे अभी बताया ना कि ए स्थान का तो कितना है 990 और बी स्थान का कितना है 980, ये जो अंतर है यही कौन है, दाब प्रवणता है। ठीक है, वायुदाब प्रवणता अधिक होने पर पवनें तीव्र गति से चलती हैं और कम होने पर मंद गति से। मतलब जैसे जैसे ये अंतर बढ़ता जाएगा ना, भाई अभी तो कितना था, वापस से देखना इसको, अभी तो क्या था, एक स्थान 990, एक स्थान कितना 980, तो वायुदाब प्रवणता कितना 10। अगर अपन इसको ऐसे बढ़ा दें, एक 990 मिलीबार और एक कितना 950 मिलीबार, तो यहाँ कितने का वायुदाब प्रवणता हो गया, 40 मिलीबार का हो गया ना। तो जैसे जैसे वायुदाब प्रवणता बढ़ती है वैसे वैसे पवनों की गति भी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, वापस से समझना इसको वापस से समझना। देखो अगर खाली पेज है ना, इस खाली पेज को ऐसे समझना, जैसे मान लो आपका कोई ए स्थान है, आपका कौन क्या है, ये ए स्थान है, ठीक है ना, और ये यहाँ आपका कौन सा है, बी स्थान है। ए स्थान का हमने माना 990 मिलीबार और बी स्थान का हमने मान लिया 950 या 970, मान लो एक बार 970 मिलीबार, है ना। अब ये यहाँ क्या है, ये यहाँ आप ऐसे मानो ये कोई दाब प्रवणता मापी यंत्र है ना, ये कौन है, आपका वायुदाब मापी यंत्र है ना, और ये भी आपका कौन सा है, वायुदाब मापी यंत्र है। ठीक है, ऐसे मान लो। अब इसमें तो कितना वायुदाब है, इसमें तो है 990 मिलीबार, है ना, इसमें तो कितना वायुदाब आ रहा है, 990 मिलीबार का वायुदाब, और इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 970 मिलीबार। अब ये जो अंतर है ना, ये जो अंतर है और इस अंतर से ये जो ढाल बना है यही तो कौन है, दाब प्रवणता है, यही तो कौन है, दाब प्रवणता। अब मान लो यहां से हवा चल रही है, या जैसे कोई गेंद डाले अपन, तो ये गेंद इस ढाल के अनुसार जो है ना वह इधर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अगर ढाल ज्यादा होगा तो गेंद की गति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर दाब प्रवणता ज्यादा होगा तो हवा की गति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अब मान लो आपका ये बी स्थान है, इस बी स्थान का वायुदाब जो है ना हमने कितना मान लिया, 950 मिलीबार। तो अब यहाँ ये 950 मिलीबार है, ठीक है ना। अब इस 950 मिलीबार मतलब ये जो ढाल बना जिसको अपन बैरोमेट्रिक ढाल बोलते हैं, ये ज्यादा तीव्र हुआ कि नहीं हुआ, पहले कम था अब ज्यादा हो गया। तो ज्यादा तीव्र होने के कारण से हवा की गति भी क्या होगी, तीव्र होगी। मतलब जितना दाब प्रवणता होगी, मतलब जितना वायुदाब का अंतर होगा, पवनों की गति उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे दाब प्रवणता बढ़ती है,
जैसे जैसे वायुदाब का अंतर बढ़ता है पवनों की गति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ देखो लाइन वापस से, वायुदाब क्या था, वायुदाब है ना। अरे भाई थोड़ा साइड में भी हो जाए यार। कौन है, वायुदाब प्रवणता अधिक होने पर पवनें तीव्र गति से तथा कम होने पर मंद गति से चलती हैं। ठीक है, मैं बता चुका। समदाब रेखाएं पास पास हो तो वायुदाब प्रवणता अधिक तथा समदाब रेखाएं दूर दूर हो तो वायुदाब प्रवणता कम होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ते रहना, आगे प्रश्न है। देखो इसका मतलब ऐसे होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई समदाब रेखा है ना, हमने ऐसे मान लिया 990 मिलीबार की, और ये एक कितनी की है आपकी 980 मिलीबार की क्या है समदाब, ये 990 की थी और ये 980 मिलीबार की क्या है समदाब रेखा। ठीक है ना, और एक और है ना, और ये है आपकी कितनी, ये है 978 मिलीबार की। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर समदाब रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ दाब प्रवणता 10 है, और अगर समदाब रेखाएं दूर दूर हैं तो यहाँ दाब प्रवणता कितनी है, मात्र 2 मिलीबार की है। तो जब समदाब रेखाएं पास पास हो ना, जब समदाब रेखाएं क्या हो, पास पास हो, तो दाब प्रवणता ज्यादा है ना, तो यहाँ दाब प्रवणता क्या है ज्यादा, और जब समदाब रेखाएं दूर दूर हो तो दाब प्रवणता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये कंफर्म है ना। आगे देखो, ये समझ में आ गया। अब प्रश्न देखो, यहाँ प्रश्न क्या है, अभी जो मैंने बताया उसी का प्रश्न है। यदि वायुदाब प्रवणता बढ़ती है तो पवनों की गति खालिस्तान होगी। तो जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, दाब प्रवणता बढ़ रही है, वैसे वैसे पवनों की गति भी क्या होती है, बढ़ती है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, आपका 2 नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे दाब प्रवणता बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पवनों की गति भी जो है ना वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल होता है भाई, घर्षण बल धरातल पर लगेगा। धरातल पर पर्वत फटार मैदान है ना, बहुत सारी इमारतें वनस्पति आदि होती हैं, तो जब वो पवनें चलती है, और जैसे मान लो ये वनस्पति है तो पवन आ रही है, किससे आकर टकराएगी, वनस्पति से आकर टकराएगी, इसके साथ घर्षण होगा और उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कौन सा बल हुआ, घर्षण बल हुआ। तो घर्षण बल लगेगा कहाँ, धरातल पर ही लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, आगे काम आएंगे। ये क्या है, धरातल पर सर्वाधिक होता है कौन, घर्षण बल, क्योंकि धरातल पर पर्वत फटार मैदान भवन इमारतें आदि होती हैं। इसके कारण से पवन की गति तीव्र भी जो तीव्र है ना वो मंद हो जाएगी, और पवन की दिशा जो है ना वो विक्षेपित भी हो जाती है। ठीक है ना, समुद्र की सतह पर घर्षण बल क्या है, न्यूनतम है, क्योंकि समुद्र की सतह सपाट है, इसलिए वहां घर्षण बल नहीं लगता है। ठीक है ना, सामान्यतया धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल लगता है ना। सर्वाधिक घर्षण बल का प्रभाव समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर होता है। मतलब ऐसे है, देखो इसका मतलब ऐसे, ये कहना चाह रहा है, जैसे ये आपका कौन है, धरातल है, ये कौन है आपका, धरातल है, तो सबसे ज्यादा घर्षण बल तो लगेगा कहाँ, धरातल के ऊपर लगेगा, क्योंकि यहीं पर पर्वत पठार मैदान है। ठीक है, सर्वाधिक कहां तक लगेगा, तो सर्वाधिक लगेगा क्योंकि इस धरातल के ऊपर क्या है, ऐसे आपके कौन है ना, ये छोटे छोटे पर्वत पठार मैदान वगैरह इस प्रकार के हैं। ठीक है ना, तो सर्वाधिक कहां तक लगता है, सर्वाधिक लगता है 500 मीटर की ऊंचाई तक। सर्वाधिक कितनी मीटर की ऊंचाई तक लगेगा, 500। और सामान्यतया कितने मीटर की ऊंचाई तक लगता है, तो सामान्यतया लगता है 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इससे ऊपर घर्षण बल नहीं लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां लगेगा, धरातल की सतह पर, है ना, न्यूनतम कहां लगेगा, समुद्र की सतह पर। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक सर्वाधिक लगेगा, तो धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक लगेगा। सामान्यतया कितनी ऊंचाई तक लगेगा, 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगेगा। कौन सा, घर्षण बल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो घर्षण बल सर्वाधिक लगता है, धरातलीय सतह पर लगता है, समुद्र की सतह पर लगता है, समुद्र तल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगता है, या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर लगता है। तो कहां सबसे ज्यादा लगता है भी, धरातलीय सतह पर सबसे ज्यादा लगता है, समुद्र की सतह पर न्यूनतम लगता है ना। और कितनी मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक लगता है, 500 मीटर की ऊंचाई पर। और सामान्यतः कितने मीटर की ऊंचाई तक लग सकता है, 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसके बाद में घर्षण बल
नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण आ गया है कौन सा? कोरियोलिस बल। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बल आ गया है? कोरियोलिस बल आ गया है। अब मैं पहले बता चुका, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से। पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है? पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी ये अपने अक्ष पर पश्चिम से किधर घूर्णन करती है? पूर्व की ओर। तो इस घूर्णन के कारण से जो बल उत्पन्न होता है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो आभासी बल उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कौन सा बल? घूर्णन बल। क्योंकि इसके बारे में फ्रांस का जो विद्वान था कौन? कोरियोलिस, उन्होंने सबसे पहले बताया, इसलिए इसको कोरियोलिस बल भी बोलते हैं या कोरियालिस बल भी बोलते हैं। और इसके कारण से पवनों की दिशा विक्षेपित हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण बल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहां पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न आभासी बल, इसका मतलब यह हो गया कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो कौन सा बल नहीं लगेगा? कोरियालिस बल नहीं लगेगा। आगे काम आएगी ये बात, सुन लिया। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक द्वारा इसका विवरण प्रस्तुत किया गया, इस वजह से ये क्या कहलाया? कोरियोलिस बल कहलाया। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं कोरियोलिस बल की। पहला है ना, यहां थोड़ा सा सुधार कर लेना, यहां क्या है? कोरियोलिस लिखा हुआ है ना, ये आपका कौन सा है? कोरियालिस है। ठीक है, कोरियालिस बल का प्रयोग करते हुए फेरल ने पवन की दिशा से संबंधित अपना नियम बताया। अब फेरल ने क्या बताया? फेरल ने क्या बताया कि पवन जिस दिशा से चल रही है, जैसे पवन पीछे से आ रही है और आगे की ओर जा रही है, तो पवन जिस दिशा से चल रही है, किधर से चल रही है? पीछे से आ रही है, आगे की ओर जा रही है। तो पवन जिस दिशा से चल रही है, उस दिशा की ओर पीट करके खड़े हो जाओ। जैसे मैं पीट करके खड़ा हूं, है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दिशा के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। वापस से सुनना, पवन जिस दिशा से चल रही है, पीछे से आगे की ओर, उस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाएगी। या उल्टा भी बोल सकते हो आप, पवन जिस दिशा की ओर चल रही है तो सामने चल रही है, पीछे से सामने चल रही है। ठीक है, पवन जिस दिशा की ओर चल रही है तो किधर से चल रही है? पीछे से सामने की ओर। तो पवन जिस दिशा की ओर चल रही है, उस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। तो मैं उस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, यह फेरल का नियम है। ये किसका नियम है? फेरल का नियम। अब ये देखो, यहां से काम की चीज क्या है? पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यही फेरल का नियम है। पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होगा। वापस से सुनना इसको, अगर दाब प्रवणता ज्यादा है तो पवनों का वेग भी ज्यादा होगा, और अगर पवनों का वेग ज्यादा है तो विक्षेपण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के साथ सीधा समानुपात में बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे वैसे वैसे कोरियोलिस बल का मान भी बढ़ेगा। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत पर अनुपस्थित होता है। मतलब कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा ध्रुवों पर लगेगा, न्यूनतम कहां लगेगा? आपके विषुवत के ऊपर लगता है ना। कैसे लगता है? एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऐसे मान लो, है ना, जैसे ये ग्लोब है अपना। ठीक है, अब ये यहां तो कौन हो गया? विषुवत हो गया। ये कौन से क्षेत्र हो गए? ध्रुवीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, और ये भी आपका कौन सा क्षेत्र हुआ? ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। तो कोरियोलिस बल जो है ना, वो सर्वाधिक कहां लगेगा? कोरियोलिस बल सर्वाधिक लगता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहां लगता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या लगता है? कोरियोलिस बल सर्वाधिक लगता है यहां, है ना। और ये आपका विषुवत वाला भाग है, तो यहां कोरियोलिस बल क्या है? न्यूनतम है। फिर एक लाइन ऐसे लिखी थी कि जैसे जैसे अक्षांश का कोण बढ़ता है वैसे वैसे कोरियोलिस बल के मान में भी वृद्धि आती है। मतलब जैसे ये 1 डिग्री अक्षांश, ये 2 डिग्री अक्षांश, ये 3 डिग्री अक्षांश, है ना। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोरियोलिस बल के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। जैसे मान लो ये 1 डिग्री अक्षांश था, ये 10 डिग्री अक्षांश, ये 20 डिग्री अक्षांश, ये 30 डिग्री अक्षांश, 50, 80 और 90 डिग्री। तो जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे अक्षांशों का कोण जैसे जैसे बढ़ेगा कोरियोलिस बल के मान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस बल का मान बढ़ता है,
और अगर किधर से किधर आते हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं, तो कोरियोलिस बल के मान में कमी आती। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। पर्सन है इसके बहुत शानदार शानदार। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार शानदार पर्सन है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना। विषुवत से ध्रुवों की ओर, है ना, कोरियोलिस, ये कौन सा है, कोरियोलिस बल है, ध्यान रखना। कोरियोलिस बल का मान घटता है। विषुवत से ध्रुवों की ओर कोरियोलिस बल का मान घटता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। तो ये कथन गलत हो गया। विषुवत से, अच्छा ये तो सेम ही रिपीट हो गया, तो 2 नंबर वाला कथन आप मत पढ़ना भाई। तीसरा क्या कह रहा है, ध्रुवों से विषुवत की ओर कोरियोलिस बल का मान घटता है। ध्रुव से विषुवत की ओर कोरियोलिस बल का मान घटता है। क्या बात सही है? सही बात है, क्योंकि ध्रुवों पर ज्यादा है, विषुवत रेखा पर कम है, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर घटेगा। अक्षांश, ये सही है ना। अक्षांश के कोण और कोरियोलिस बल के मान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है? नहीं, समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे अक्षांश का कोण बढ़ेगा वैसे वैसे कोरियोलिस बल के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये कथन आपका क्या है, गलत है। कौन सा इसका विकल्प सही है ना, सही विकल्प जो है ना इसका क्या है, सही है। ठीक है, आगे आ जाओ। आप देख लो यहां से पर्सन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी पवनें कोरियोलिस बल से सर्वाधिक विक्षेपित होंगी? तो इसको ऐसे समझो ना भाई, ये कौन है, पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का केंद्र है ना, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो है ना आपका उपध्रुवीय, और ये कौन सा, ध्रुवीय। यहां भी ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, आगे मैं समझाऊंगा इसको डिटेल से, पहले नाम सुनते जाना और पवने जो है ना वो देखना। फिर ये 60 से 65 डिग्री, और फिर ये कौन सा, 90 डिग्री। ठीक है, यहां जो पवने चल रही है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इनको तो बोलते हैं कौन सी पवने, व्यापारिक पवन। ठीक है, और जो यहां पवने चल रही है ना, उत्तर पश्चिम से किधर, दक्षिण पश्चिम से किधर, उत्तर पूर्व की ओर, और इधर आपकी उत्तर पश्चिम से किधर, दक्षिण पूर्व की ओर, ये चल रही है कौन सी, आपकी पछवा पवने, है ना। ये कौन सी पवने है, पछवा पवने। ठीक है, और लास्ट ये जो पवने है ना, ये वाली उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व से किधर, दक्षिण पूर्व की ओर, और यहां जो है ना दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, इनको बोलते हैं कौन सी, ध्रुवीय पवने। कौन सी पवने हैं, ध्रुवीय पवने। ठीक है ना, यही तो है। अब अभी क्या बताया था, यहां कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम, यहां कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक। तो कौन सी पवनों पर कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक पड़ेगा, ध्रुवीय पवनों के ऊपर। तो कौन सा आंसर आया, प्रभावित तो व्यापारिक पवने भी होंगी कोरियोलिस बल के कारण से, मानसूनी पवने भी होंगी, पछुआ पवने भी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी होंगी, ध्रुवीय पवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो। केरल के नियम के अनुसार, ये आ गया ना प्रश्न वापस से, केरल के नियम के अनुसार ग्रही पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है। तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे विक्षेपण बल बढ़ता जाएगा। तो कहां सबसे ज्यादा विक्षेपित होंगी, ध्रुवों के पास होंगी, क्योंकि कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा लगेगा कहां, ध्रुवों के ऊपर लगेगा। तो विषुवत रेखा के पास नहीं, 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के पास नहीं, 60 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश के पास नहीं। कौन सा आंसर बनेगा, ध्रुवों के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विषुवत पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है और पौने समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। ये विषुवत के बारे में है, ध्यान रख लीजिएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा ये कैसे क्या होता है। अब कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल को समझना, है ना। किसको समझना, कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल को जो है ना वो समझने का प्रयास करना। देखिए थोड़ी गर्मी ज्यादा है, ठीक है। देखो देखे इसको पढ़ना, है ना, मैं समझाऊंगा अभी, पहले तो इसको पढ़ो। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर काम करता है। कैसे करता है मैं अभी बताऊंगा। ये लाइनें आप ध्यान रखना कि दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है। जितनी अधिक दाब प्रवणता होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनें उतनी ही ज्यादा विक्षेपित होंगी। ये तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इन दो बातों को मैं आपको समझाता हूं, ये दो बातें क्या कहना चाह रही है।
है ना। उससे पहले एक लाइन ये भी पढ़ लो आप, है ना, फिर मैं बता देता हूं। पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से पौने समदाब रेखाओं के समकोण पर चलनी चाहिए, परंतु वास्तविक रूप में पौने समदाब रेखाओं के तिर्यक रूप पर चलती हैं। कैसे चलती है मैं अभी बताऊंगा। सर्वत्र एक समान धरातल होता तो घर्षण बल नहीं लगता, तो यह कह रहा है सर्वत्र एक समान धरातल होता और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं कर रही होती, मतलब कोरियोलिस बल भी नहीं लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में पौने समदाब रेखाओं के समकोण या लंबवत रूप पर चलती। ठीक है, कैसे समझो, देखो इसको ऐसे समझो आप इसको, यहां मैं इसको समझा देता हूं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ऊपर वाली लाइन इसने क्या कहा कि भैया जो दाब प्रवणता बल है ना वो समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है। तो जैसे ये कोई समदाब रेखा है, हमने मान लिया ये 990 मिलीबार की समदाब रेखा है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। फिर ये आपकी कौन सी है, मान लो ये है आपकी 970 मिलीबार की क्या है, समदाब रेखा है, ठीक है ना। मैंने यहां नाम लिख दिया समदाब रेखाएं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ उच्च वायुदाब कौन सा है, तो उच्च वायुदाब ये है, ये कौन सा वायुदाब हुआ, उच्च वायुदाब हुआ, ठीक है ना। और ये कौन सा वायुदाब हुआ, ये आपका निम्न वायुदाब हुआ, ठीक है। दाब प्रवणता कितनी है, दाब प्रवणता यहां 20 मिलीबार की है। तो अब दाब प्रवणता कैसे काम करेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, है ना। दाब प्रवणता कैसे काम करता है, ध्यान रखना, ये दाब प्रवणता उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर काम करेगा, मतलब ये समदाब रेखा के कैसे काम करेगा, समकोण पर काम करेगा। तो अभी मैंने क्या ऊपर लाइन क्या लिखी हुई थी कि दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है, बिल्कुल समदाब रेखाओं के समकोण पर कार्य करता है कौन, दाब प्रवणता, ठीक है। लाइन लिख देता हूं, दाब प्रवणता कैसे काम करती है, समकोण पर, किसके समकोण पर, या समकोण अगर नहीं आए तो किस पर काम करती है, लंबवत रूप पर काम करती है। किसके लंबवत रूप पर, समदाब रेखाओं के लंबवत रूप, कन्फर्म। अब पवन कैसे चलनी चाहिए, तो पवन देखो ये दूसरा ये जो कलर आ रहा है ना, पवन ऐसे चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, कौन, पवन। भाई हमने ऊपरी पढ़ा ना पवन कैसे चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये पवन को जो है ना वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये वाला कलर, ठीक है। तो अब पवन देखो कैसे चलनी चाहिए, ये कौन है, ये दाब प्रवणता है, ये कौन है, दाब प्रवणता है। तो दाब प्रवणता के समानांतर और समदाब रेखाओं के समकोण पर क्या चलनी चाहिए, पवन जो है ना वो चलनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से पवन जो है वो चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर और दाब प्रवणता बल के समानांतर तथा समदाब रेखाओं के समकोण पर। भाई ये दाब प्रवणता है ना, तो दाब प्रवणता की तो क्या हो गई, ये समानांतरी तो हो गई ऐसे, है ना। और ये कौन है, समदाब रेखा, तो समदाब रेखा के क्या हो गई, इन समदाब रेखाओं की ये क्या हो गई, समकोण पर। तो सैद्धांतिक रूप से पवन समदाब रेखाओं के समकोण पर चलनी चाहिए और दाब प्रवणता बल के समानांतर चलनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण से पवन जो है वो अपनी दिशा के दाईं ओर और अपनी दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो ये जो पवन है ना ऐसे चलनी चाहिए थी, वो ऐसे नहीं चलेगी। ये पवन अपनी दिशा के उत्तरी गोलार्ध में है तो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी, मतलब समदाब रेखाओं के समकोण पर न चलकर कौन से रूप पर चलेगी, तिर्यक रूप पर चलती है। इज दैट क्लियर, नहीं है तो एक बार वापस से वीडियो को वो कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड क्या होती है यह भी समझना। भाई पौने 3 बलों का परिणाम है, एक घर्षण बल, एक कोरियोलिस बल, एक दाब प्रवणता बल। ऊपरी वायुमंडल में किसका अभाव है, घर्षण बल का अभाव, वहां क्या नहीं लगेगा, घर्षण बल नहीं लगेगा। हमने पढ़ लिया घर्षण बल सर्वाधिक 500 मीटर की ऊंचाई तक लगेगा या सामान्यतः 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगेगा, उसके ऊपर कौन नहीं लगेगा, घर्षण बल नहीं लगेगा। इसका मतलब ऊपरी वायुमंडल में घर्षण बल का अभाव है। तो ऊपरी वायुमंडल की जो पौने है ना वो 2 ही बलों का परिणाम है, क्योंकि ऊपर घर्षण बल नहीं है, तो 2 ही बलों का क्या है, परिणाम है। वो 2 बल कौन से हैं, कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल, ठीक। दूसरा
ऊपरी वायुमंडल में कोरियोलिस बल का अभाव पाया जाता है, अतः दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल के मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है ना। पीछे हमने क्या पढ़ा, दाब प्रवणता बल के विपरीत काम करता है कौन, कोरियोलिस बल। लेकिन ऊपरी वायुमंडल में घर्षण बल के अभाव के कारण से दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल के मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है और पौने समदाब रेखाओं के समानांतर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि क्या नहीं है, वहां घर्षण बल नहीं है और कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल के मध्य क्या हो जाता है, संतुलन स्थापित हो जाता है। तो पढ़ लो एक बार, धरातलीय घर्षण बल के अभाव से मुक्त होती हैं। अच्छा, ऊपरी वायुमंडल में पौने धरातलीय घर्षण बल के प्रभाव से मुक्त होती है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में घर्षण बल नहीं है। मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव से नियंत्रित होती है, मतलब ऊपरी वायुमंडल में दो ही बलों के कारण से नियंत्रित होती है ना। ध्यान रखना, जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण बल का प्रभाव नहीं हो तो दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल के मध्य संतुलन हो जाता है, जिससे पौने समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती है और ऐसी पौनों को क्या नाम दिया गया, भूविक्षेपी पौने। मतलब वो पौने जो समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं क्या कहलाती हैं, भूविक्षेपी पौने आपकी कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब यहां से प्रश्न आएंगे आपके। पहला प्रश्न क्या है, पौने समदाब रेखाओं के खालिस्तान पर चलती हैं। तो पौने समदाब रेखाओं के अभी हमने क्या बताया, सैद्धांतिक रूप से समदाब रेखाओं के समकोण पर चलनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण से दाईं ओर और बाईं ओर विक्षेपित होती है तो तिर्यक रूप पर चलती है। तो पौने समदाब रेखाओं के तिर्यक रूप पर चलती है, ध्यान रखना आंसर। अगला देखो, देखें, एक समान धरातल होने पर, एक समान क्या है, धरातल है, मतलब घर्षण बल नहीं लगेगा, एक समान धरातल है तो जैसे समुद्र की सतह है ना वैसी हो जाएगी। तो एक समान धरातल हो, घर्षण बल का अभाव, पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए, कोरियोलिस बल नहीं लगेगा, तो पौने समदाब रेखाओं के समकोण पर चलती है, क्योंकि अब कौन सा बल नहीं लगेगा, घर्षण बल नहीं लगे, वो कोरियोलिस बल नहीं लगेगा, और कोरियोलिस बल नहीं लगेगा तो पौने जो है ना दाईं और बाईं ओर विक्षेपित नहीं होंगी और वो समदाब रेखाओं के तिर्यक रूप पर बहने की बजाय बिल्कुल समदाब रेखाओं के समकोण पर बहेंगी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अगला, समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली पौनों को क्या कहते हैं, तो अभी तो पढ़ा, धरातल के ऊपर समदाब रेखाएं, धरातल पर पौने कभी भी समदाब रेखाओं के समानांतर नहीं बहेंगी, एक विषुवत को छोड़कर, जहां कोरियोलिस बल का अभाव होता है, विषुवत पर कोरियोलिस बल का अभाव होता है, अतः पौने समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं विषुवत पर ही। इसके अलावा पृथ्वी पर कहीं भी पौने जो है ना वो इन समदाब रेखाओं के समानांतर नहीं बहेंगी, ऊपरी वायुमंडल में बहती हैं, और उन पवनों को क्या बोलते हैं, भूविक्षेपी पवन बोलते हैं। धरातल पर भूविक्षेपी पवनें कहाँ चलती है, विषुवत पर चलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर होती है, वायदा पेटियों का उद्भव होती है, पृथ्वी का घूर्णन होती है, वायुमंडलीय आर्द्रता ना, महाद्वीप एवं महासागरों का वितरण होती है। तो ए, ब और द 4 नंबर का विकल्प जो है ना वो क्या है, सही है। कौन से नंबर का, 4 नंबर का। आगे आ जाओ, ये लिखा हुआ आपका, भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये 5 बात है, ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहां से। वायुमंडलीय ताप के अक्षांशीय भिन्नता पर निर्भर करता है, वायु दाब पट्टियों की उपस्थिति पर करता है, वायु दाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन पर करता है, महासागर महाद्वीपों के वितरण पर करता है, और पृथ्वी के घूर्णन पर करता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव पाया जाता है? तो इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूं अभी कौन सा है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण है। लेकिन इसको समझना, देखो ये समझना, यहां ये वाला जो क्षेत्र है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जोन है, ये वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। यह कैसा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये यहाँ आपका कौन सा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। और ये यहाँ भी कौन सा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। यहां से पवनें इस प्रकार से आती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, यहाँ दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आ रही है, ठीक है ना। मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, है ना। उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पवनें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब इस वाले वायुदाब की ओर आती है और यहाँ से ऊपर उड़ जाती है। इस वजह से इस क्षेत्र में जो आपका सामान्यता होता है 0 से 5 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, या 0 से 10 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, तेज गति यहाँ पवन की नहीं पाई जाती, क्योंकि पवन क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है, ठीक है ना। अगला, अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? डोलड्रम, क्योंकि पवनों की कौन सी गति नहीं होती? क्षैतिज गति नहीं होती। तो डोलड्रम बेल्ट क्या है? शांत क्षेत्र, पवनों की दृष्टि से शांत क्षेत्र। कौन सा होता है? 0 से 5 या 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में शांत पेटी का विकास होता है। यहाँ वायु की लंबवत गति होने से पवनें क्या होती हैं? शांत होती है, ठीक है। आगे चलो, कौन सा क्रम सही है ना? कौन सा क्रम सही है देखिए बताना भी। विश्वत, है ना, मतलब ये पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन ये कह रहा है विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब पेटियों का क्रम कौन सा है? विश्वत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यही है, यही आंसर है। मैं बताऊंगा अभी कैसे ये आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। ताप, निम्न में से तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी नहीं है ना, जिसका विकास तापमान के कारण से नहीं हुआ है? विश्वत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी है, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी नहीं है। ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से जो है ना वो आपकी उत्पन्न होती है, ठीक है। इस पर्सन का क्या आंसर है? शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आकाश व पवनों के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव होता है। ऐसी दशाएं कहाँ मिलती हैं? अश्व अक्षांशों में। कौन से अक्षांशों में? ध्यान रखना, अश्व अक्षांशों में। ये आंसर आएगा बी। कैसे आएगा समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो मैं इधर समझा देता हूँ आपको, है ना, इस वाले भाग को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, है ना, इधर ही समझा देता हूँ, यही इसको समझा रहा हूँ मैं यहाँ। देखो ये तो कौन है? निम्न वायुदाब। भूमध्य रेखीय कौन है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है ना, जो आपका है 0 से कितना? 5 डिग्री, है ना। ये 0 डिग्री से लगाकर 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है आपका कौन सा? उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है ना। कोई 30 से कौन सा? 35 डिग्री। और ये इधर भी आपका कौन सा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब। कौन सा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब। और ये हो गया आपका कौन सा? 30 से 35, ठीक है। फिर ये आपका कौन सा है? उपध्रुवीय। कौन सा है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक है ना। और ये है आपका कौन सा? 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये यहाँ आ जाएगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब। कौन सा आ जाएगा? ध्रुवीय उच्च वायुदाब आ जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ भी कौन है? आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक है ना। वही कौन सा वाला? वही कौन सा? 60 से 65 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका कौन सा? ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ठीक है। अब एक तो क्रम देखो, विश्वत रेखा से जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे विश्वत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी आएगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब आएगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब आएगी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी आएगी, ठीक है। अब इसमें से ध्रुवीय उच्च वायुदाब जो है ना, ये कैसी है? ये तापजन्य है, ठीक है। ये भी कैसी है? ये तापजन्य है, दक्षिण ध्रुव वाली भी। और ये विश्वत रेखीय जो है ना, ये भी कैसी है? तापजन्य है, ठीक है। और ये जो बाकी है ना, ये जो बाकी बच गई, ये वाली और ये वाली, ये आपकी कैसी है? ये गतिक जन्य है। पृथ्वी की गति के कारण से यहाँ उच्च वायुदाब और यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। अब जो ये था ना अभी,
आपका कौन सा वाला भाग आया था, ये जो अभी अश्व अक्षांश आया था। तो ये जो हिस्सा है ना, ये उपोषण उच्च वायुदाब वाला ये जो हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा है, ये जो उपोषण उच्च वायुदाब वाला हिस्सा है ना, यहाँ जो भी पवने आ रही, सॉरी, यहाँ विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब से ऊपर उठने वाली पवन, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से ऊपर उठने वाली पवन यहां आकर क्या होती है, नीचे बैठती है। जब पवन नीचे बैठती है ना, तो आसमान साफ हो जाता है, ठीक है ना। प्रति चक्रवातीय दशाएं जो है ना वो उत्पन्न होती हैं, बादल बनते नहीं है, तेज हवा चलती नहीं है। तो उस भाग को फिर क्या बोल दिया जाता है, अश्व अक्षांश। क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ घोड़ों का जब व्यापार होता था ना, स्पेन से अमेरिका, तो जैसे ही वो घोड़ों से लदे हुए पालदार जहाज का मतलब होता है उसके आगे एक त्रिपाल लगा होता था, जहाज के आगे, उसमें हवा भरती थी और जहाज आगे की ओर बढ़ता था, ठीक है ना। तो जैसे ही वो पालदार जहाज यहाँ आते थे, हवा चलती नहीं थी, तो वो यहाँ फंस जाते थे। तो वो जो नाविक थे ना, वो उस जहाज का भार कम करने के लिए घोड़ों को जो है ना पानी में फेंक दिया करते थे। इस वजह से इनको कौन से अक्षांश भी बोलते हैं, अश्व अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे था, देखो, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में घूर्णन गति के प्रभाव के कारण वायु का अवतलन होता है, आरोहण होता है, उच्च वायुदाब का विकास होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा कौन सी होती है, ये भी आप एक काम करो, समझ ही लो, इसको यही खत्म कर दो, है ना, बार बार इसको समझने की जरूरत ही ना पड़े। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाला कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे समझ लो, देखो, है ना, ये हो गया 0 से 5 डिग्री, ये है लो प्रेशर का क्षेत्र, वो मध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ये है 30 से 35 डिग्री, ये है हाई प्रेशर, है ना। और ये भी कौन सा है, 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये भी कौन सा, हाई प्रेशर। कैसा हाई प्रेशर, एक नाम लिख रहा हूं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, ठीक है। फिर ये कौन सा है, 60 से 65 डिग्री लो प्रेशर का क्षेत्र। कैसा लो प्रेशर, उपध्रुवीय, ठीक है ना, एक नाम लिख दिया। यहां भी वही कौन सा, 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कौन सा, लो प्रेशर। और ये ध्रुवीय हाई प्रेशर, और ये ध्रुवीय हाई प्रेशर, ये ध्रुवीय कौन सा हो गया, हाई प्रेशर हो गया, ठीक है ना। अब 30-35 से, है ना, इस 0 से 5 डिग्री अक्षांशों की ओर चलने वाली ये जो पवने हैं, ये है उत्तर पूर्व से किधर चलने वाली, दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली। तो ये है व्यापारिक पवन। कौन सी पवन है, व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन की उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में तो दिशा कौन सी हो गई, देखो देखे, उत्तर पूर्व से कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कैसी हो गई, तो भैया दक्षिणी गोलार्ध में हो गई दक्षिण पूर्व से आपकी किधर, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है ना। जो ध्रुवीय पवने है ना, ध्रुवीय पवने जो चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना, मतलब ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, तो उत्तरी गोलार्ध में तो चलेंगी ऐसे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। मतलब व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है ना, वो ही कौन सी पवनों की होती है, ध्रुवीय पवनों की होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर व्यापारिक पवनों की दिशा ध्यान में है, ध्रुवीय पवनों की ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ आओ, पछुआ पवनें कैसे चलेंगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, मतलब ये दक्षिण पश्चिम से किधर, उत्तरी गोलार्ध वाली दक्षिण पश्चिम से किधर, उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध वाली जो चलती है ना, वो चलती हैं आपकी उत्तर पश्चिम से किधर, है ना, दक्षिण पूर्व की ओर। मतलब कौन सी पवने, पछुआ पवने। पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध में तो दिशा हो गई भैया कौन सी, देखो देखे, कौन सी हुई, दक्षिण पश्चिम से कौन सी, ये देखो, है ना, उत्तर पूर्व, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कौन सी हो गई, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिशा हो गई, ये देखो, उत्तर पश्चिम से, है ना, कौन सी वाली, दक्षिण पूर्व। ये याद कर लेना बस आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न इसी के हैं,
देखो देखे क्या प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ो देखे, है ना। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलती हैं। तो कौन सा आंसर आ गया, उत्तर पूर्व से। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं, अच्छा किस दिशा में बहती हैं, तो उत्तर पूर्व से किधर आती हैं, दक्षिण पश्चिम। तो ये आ गई भाई, आंसर कौन आया, ये आ गया, क्योंकि किधर से किधर बहेंगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बहेंगी। तो ये क्या पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं, तो भैया दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। किस दिशा से बहती हैं, उत्तर पूर्व दिशा से बहती हैं। किस दिशा की ओर बहती हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, 1 नंबर का आंसर आ गया है। ठीक है, अगला अगला क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें कौन सी हैं, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें कौन सी हैं, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनें। ठीक है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध वाली तो आ रही है दक्षिण पश्चिम से किधर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिणी गोलार्ध वाली तो उत्तर पश्चिम से किधर आती हैं, उत्तर पश्चिम से आएंगी किधर, दक्षिण, और ये दक्षिण पश्चिम से किधर, अरे पूर्व की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें, तो दक्षिणी गोलार्ध की, कहां गया, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें, कहां है रे, 6 नंबर, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ, क्योंकि उत्तर पश्चिम से चलने वाली बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, है ना, अगला क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है, दक्षिणी गोलार्ध की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, देख लो कहां है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, पहला आंसर, बिल्कुल इजी आंसर, है ना। अगला अगला क्या कह रहा है, वायदा पेटियों में मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें, इस पर्सन को डिलीट किया गया है भाई, इस पर्सन को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना, क्यों डिलीट किया गया है मैं बता दूंगा अभी। वायदा पेटियों का स्थानांतरण देख लो एक बार, है ना, वायदा पेटियों का स्थानांतरण, सूर्य के उत्तरायण होने पर सभी वायदा पेटियां 5 से 10 डिग्री उत्तर की ओर तथा सूर्य के दक्षिणायन होने पर 5 से 10 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इससे भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। सबसे महत्वपूर्ण, वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण, पवन पेटियों के खिसकाव के कारण कौन सी जलवायु का विकास होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु का। ITCZ की पेटी उत्तरायण व दक्षिणायन होने से व्यापारिक पवनें एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। क्या होने से, वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होने से। कैसे होगा वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण, तो देखो, है ना, ऐसे होगा, इसको देख लो आप, ये आपकी पहली हमने वायुदाब पेटी मानी है, ठीक है ना, ये विषुवत रेखीय हो गई। अब जैसे ही सूर्य क्या होगा, जैसे ही सूर्य उत्तरायण आएगा ना, उत्तरायण आने का मतलब है सूर्य कर्क रेखा के ऊपर है, तो उत्तरायण आएगा तो ये जितनी भी वायुदाब पेटियां है ना, ये 5 से 10 डिग्री, कितना डिग्री, 5 से 10 डिग्री किधर खिसकेंगी, उत्तर की ओर खिसकेंगी। मतलब ध्यान से देखना, जैसे सूर्य, ये सूर्य यहां है, ऐसे मान लो ये यहां पर आपका कौन है, सूर्य भाई साहब है, कहां पर, कर्क रेखा पर, तो सभी वायुदाब पेटियां 5 से 10 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध की भी 5 से 10 डिग्री उत्तर की ओर, और उत्तरी गोलार्ध भी 5 से 10 डिग्री उत्तर की ओर। अब यहां ये देखो, उत्तरी गोलार्ध की वायुदाब पेटियां उत्तरी ध्रुव की ओर खिसकेंगी, दक्षिणी गोलार्ध की वायुदाब पेटियां विषुवत रेखा की ओर खिसकेंगी, ठीक है ना। और जैसे सूर्य कहां आए, जैसे सूर्य यहां मकर रेखा के ऊपर आए, यहां आ गया सूर्य, अब क्या होगा, सभी की सभी वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसकेंगी। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध वाली विषुवत रेखा की ओर खिसकेंगी और दक्षिणी गोलार्ध वाली ध्रुवों की ओर खिसकेंगी, है ना। या ऐसे होगा जब सूर्य किधर होगा, इस कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है,
तो ये जो यहां तक की वायदा पेटियां होंगी ना, वो खिसकेंगी कर्क रेखा की ओर, और बाकी खिसकेंगी आपके उत्तरी गोलार्ध वाली ध्रुवों की ओर और दक्षिणी गोलार्ध वाली विषुवत रेखा की ओर। जब इस पर होगा ना मकर रेखा के ऊपर, तो यहां तक की जितनी भी वायदा पेटियां हैं वो तो आएंगी मकर रेखा की ओर, उत्तरी गोलार्ध वाली आएगी विषुवत रेखा की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध वाली जाएगी ध्रुवों की ओर। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। और यहां जो विकल्प दिया गया था ना ऊपर, ये जो विकल्प दिया गया था, गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर, सही है ना। गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर, तो गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर नहीं, विषुवत रेखा की ओर दक्षिणी गोलार्ध वाली आएंगी। देखो गर्मियों में ध्रुवों की ओर तो सही बात है, गर्मियों में उत्तर की ओर किसकेंगी, सारी की सारी उत्तरी गोलार्ध वाली, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध वाली, तो दक्षिणी गोलार्ध वाली आएगी विषुवत रेखा की ओर। सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर, हाँ सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर, क्योंकि जब वो किधर चला जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा ना, तो विषुवत रेखा की ओर। गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर दक्षिणी गोलार्ध वाली, है ना, और सर्दियों में ध्रुवों की ओर खिसकती है उत्तरी गोलार्ध वाली, तो ये भी है ना, इस वजह से डिलीट। कर्क रेखा की ओर हाँ खिसकती है ना, अभी बताया था, मकर रेखा की ओर खिसकती है ना, तो एक से ज्यादा विकल्प है इसमें, है ना, इस वजह से ये प्रश्न क्या है, डिलीट है। ठीक है। विश्व में गरजती चालीसा, ध्यान रखना, विश्व में गरजती चालीसा प्रदेश कहा जाता है। तो दक्षिणी जो गोलार्ध है ना, उसमें समुद्र की सतह है, ज्यादा समुद्र है, तो जो पछुआ पवनें होती है ना, वो 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के आसपास प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री अक्षांशों के पास चीखती साटा के नाम से जानी जाती है। तो ये आ गया, कौन सा आंसर आएगा, है ना, 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिणी नहीं, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी नहीं, ये भी नहीं, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण, यही आंसर है। 10 डिग्री उत्तर से ये आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर है आपका, जो है ना 6 नंबर आंसर है। ठीक है ना। देखो दक्षिणी गोलार्ध कौन है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के क्षेत्र में समुद्र सतह का अधिक विस्तार होने के कारण से न्यूनतम घर्षण बल के प्रभाव से पवनों की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, क्योंकि घर्षण बल है ही नहीं ना, जिससे थोड़ा साइड में हो, जिससे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पछुआ पवनों को गरजती चालीसा, है ना, रोरिंग 40s के नाम से जाना जाता है ना, और 50 पर इसको प्रचंड पचासा, फ्यूरियस 50s, 60 पर चीखती साटा, है ना, शेर किंग 60s के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आजकल यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा कथन जो है ना वो सही है, कौन सा कथन सही है, दक्षिणी गोलार्ध में, देखा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम पछुआ पवनें चलती हैं, सही है, अभी उत्तर पश्चिम से तो चलती है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित होती हैं, सही है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर नहीं, उपध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र से आपकी उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है, नहीं। तो कौन सा आंसर आया, ए और ब, ये वाला। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये मैं समझा चुका आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है, बिल्कुल इजी प्रश्न आ गया, क्योंकि भूमंडलीय, सनातनी पवनें, ग्रही पवनें तो 3 ही होती हैं, व्यापारिक होती है, पछुआ होती है, ध्रुवीय होती है। तो कौन सा आंसर आ गया भैया, मानसूनी पवनें इसका आंसर आ गया है। ठीक है ना। कंटेंट अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये स्थानीय पवनें आ गई हैं भी, है ना, कौन सी पवनें आ गई हैं, स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें और देश, चिनूक कहाँ चलती है, उस पे रोकीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलती है, मतलब यूएसए। मिस्ट्रल जो है ना वो फ्रांस में चलती है। खमसीन जो है ना वो मिस्र में चलती है। बोरा जो है ना वो एड्रियाटिक सागर के तट मतलब इटली पर चलती है। ब्लिजार जो है ना वो साइबेरिया में चलती है। तो इसका आंसर देख लो भी, 1 में 4, 1 में 4, 2 में 1, 2 में 1, 3 में 5, 3 में 5, और 4 में कितना है, 2, 4 में 2, ये आ गया 1 नंबर, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्थानीय पवनें, इनको भी पढ़ लो भी। देखो कौन सी पवनें हैं, स्थानीय पवनें ऋतु अनुसार छोटे क्षेत्र पर चलने वाली पवनें होती हैं, जिन पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा।
है ना। गर्म स्थानीय पौने, समून अरब प्रायद्वीप में, इंपॉर्टेंट, समून अरब प्रायद्वीप में, सामल इराक में, सिमून ईरान में, सिस्टन ईरान में। ठीक है, ध्यान रखना। देखो कौन कौन सी है, ध्यान रखना। समून अरब प्रायद्वीप में, क्योंकि थोड़ा सा सिरदर्द होने लग गया, नहीं मैं इसको मैप में भी आपको दिखा देता, ठीक है ना। सामल इराक में, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है यहाँ, इस वजह से पसीने की वजह से सिरदर्द होने लग गया है, ठीक है ना, नहीं तो मैं इसको मैप में भी बता देता। समून अरब प्रायद्वीप में, सामल इराक में, सिमून ईरान में, सिस्टन ईरान में, लू भारत में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ब्रिकफिल्डर विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, काराबुरान मध्य एशिया, तारिम बेसिन या तकलामाकन मरुस्थल से, खमसीन सहारा मरुस्थल से मिस्र की ओर चलने वाली, किबली सहारा मरुस्थल से लीबिया देश की ओर चलने वाली, सिरोका सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को पार करके इटली की ओर चलने वाली, जिससे रक्त वर्षा होती है, चिली सहारा मरुस्थल से ट्यूनीसिया की ओर चलने वाली, लेस्ट सहारा मरुस्थल से मोरक्को होती हुई चलने वाली, लेवेस स्पेन की ओर चलने वाली, हबूब सूडान में चलने वाली, हरमटान सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर चलने वाली, गिनी का जो उष्ण आर्द्र मौसम है ना उसको सुहावना बना देती है, इसलिए डॉक्टर पवन बोलते हैं। बर्ग ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाली, फॉन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान के सहारे चलने वाली कैटाबेटिक पौने, चिनूक रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे चलने वाली कैटाबेटिक पौने, जिसके कारण से प्रेरीज घास के मैदानों की बर्फ पिघल जाती है, इस वजह से इसको हिमबख्शी बोलते हैं। जोंडा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने वाली कैटाबेटिक पौने, सांता आना कैलिफोर्निया मोजे मरुस्थल में चलने वाली, ब्लैक रोडल यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में चलने वाली, योमा जापान में चलने वाली, कोयम्बेग इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म पवन। ठंडी पवनें देख लो, मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है, बाइस फ्रांस में चलती है, बोरो एड्रियाटिक सागर इटली में चलती है, ब्लिजार्ड उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया अलास्का कनाडा का उत्तरी भाग, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को ब्लिजार्ड का घर कहते हैं, पापाग्यो मेक्सिको में चलने वाली, पंपेरो अर्जेंटीना में चलने वाली, सर्दन बस्ट दक्षिणी पूर्वी जो डाउन्स गांस के मैदान है ना वहां चलने वाली, बुरान साइबेरिया, पुरगा साइबेरिया, केप डॉक्टर दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाली, और लेवेंडर स्पेन में। मानचित्र भी था मेरे पास, मैं समझा था, लेकिन चूंकि सिरदर्द बहुत ज्यादा होने लग गया तो इसी के साथ जो है ना वो सेशन को खत्म करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों ने जो है ना सेशन को एंजॉय किया है, समझ में भी आया है, नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।